लेवल में बहुत ज्यादा मदद करेंगे एग्जाम में। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे थे, तो डेली में आपको पर्यावरण अध्ययन के यानी कि ईवीएस जैसे आप बोलते हो इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसकी फुल फॉर्म होती है। कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएस, तो इन्वायरमेंटल स्टडीज इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो जिसमें हम एनसीईआरटी बेस्ड अकॉर्डिंग चल रहे थे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही बनते हैं। ठीक, तो आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं दोस्तों, वो करने वाले हैं फूड यानी कि भोजन वाला चैप्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन को या फिर चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर के नेम से ही क्या बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि भोजन जो है, क्या फूड जो है वो हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग यानी कि ईवीएस में जो थीम और सब थीम दी गई है उसमें जो फूड है यानी कि जो भोजन है वो क्या है। तो आप सही बच्चों को मैं काफी बार बता चुका हूं, ये क्या है, मेन थीम है। थीम जो हमारी 6 मेन थीम्स है उसमें से जो दूसरे नंबर की मेन थीम होती है वो क्या होती है, भोजन यानी कि फूड। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया क्या ये मेन थीम है और कौन से नंबर की मेन थीम है, तो ये दूसरे नंबर की मेन थीम क्या है, दूसरे नंबर की मेन थीम। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने चैप्टर की ओर यानी कि सिलेबस की ओर। तो एनसीईआरटी बुक के अनुसार देखा जाए तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, जो कि आज हम करने वाले हैं ये वाला चैप्टर यानी कि भोजन। तो देखो मुख्य थीम यानी कि मेन थीम में से दूसरे नंबर का मुख्य थीम ये होता है। ठीक है, अगली बार जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए मुख्य थीम में से कौन सा थीम है ये। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करिए। चलिए अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों अगर आपको पता होगा मैं आपको एनसीईआरटी बुक के अनुसार पढ़ाते हुए चल रहा था। किसके अनुसार, एनसीईआरटी बुक के अनुसार, जिसमें हमने क्लास 3 की एनसीईआरटी बुक स्टार्ट कर रखी थी, जो कि ये उस बुक का कवर पेज है। ठीक है, ये क्या है, उस बुक का कवर पेज है। इसमें जो हमने शुरुआत कर ली थी वो चैप्टर 1 2 3 करते हुए चल रहे थे। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो चैप्टर करने वाले हैं छठा। ये 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, छठा चैप्टर आज शुरू करेंगे, क्योंकि छठे चैप्टर का बुक में नाम क्या है, खाना अपना अपना, फूड वी ईट्स। कहने का तात्पर्य ये है, आप सभी बच्चों को पता होगा कि भारत जो है वो विविधताओं से भरा हुआ है। हर कोस में जाओगे तो भाषा वगैरह, खान पान वगैरह, कपड़े वगैरह सब बदल जाते हैं। तो इसलिए भोजन जो है वो सभी का अपना अपना होता है, खाना जो होता है सभी का अपना अपना होता है। तो खाने में कैसी वैरायटीज देखने को मिलती है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए और डिले ना करते हुए आज ही आज के अपने टॉपिक के ऊपर और लिख लीजिए। भोजन बेसिक सी बात है, पहला तो आपको पता चल गया कि थीम है या फिर उप थीम है। पहला क्वेश्चन पता चल गया कौन से नंबर की थीम है ये भी पता चल गया। अब भोजन चाहिए क्यों होता है हमारे शरीर को, तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि हमारे शरीर को कार्य करने के लिए, जैसे मोटरसाइकिल या कार को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल डालने की आवश्यकता होती है। बिना पेट्रोल यानी कि बिना ऊर्जा के वो नहीं चलेगी, क्योंकि पेट्रोल जो है उसका ऊर्जा का कार्य करता है। उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है, हमारा जो भोजन हम जो उसको लेते हैं वो भोजन जो होता है वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है अलग अलग साइंटिफिक नेम के अनुसार। यानी कि मतलब जो भोजन करते हैं वो आखिरी में हमें ग्लूकोज प्रदान करता है और ग्लूकोज ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कार्य करने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, भोजन हम इसलिए सेवन करते हैं क्योंकि हमें चाहिए होता है कार्य करने के लिए ऊर्जा, और भोजन हमें ऊर्जा ही देता है। अगर हमारे शरीर को बिना भोजन के ऊर्जा मिल जाए तो हम कभी भी भोजन नहीं खाएंगे। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी कोई मिल गया, उसमें जो एलियन होता है कहां से मिल रही होती है उसको, सूरज से। हाथ फैला लेता है, सूरज की रोशनी खा लेता है और उसको ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन हमें डायरेक्ट सूरज से तो ऊर्जा मिल नहीं सकती, हमें क्या होती है, सेकेंडरी रूप में मिलती है। इसलिए हम अलग अलग प्रकार की चीजों का सेवन करके भोजन ग्रहण करते हैं। तो मेन प्रोबेबली भोजन किस लिए चाहिए, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, हमारे शरीर को कार्य करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से जानकारी। अब चलते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में कहां कहां क्या क्या दिया हुआ है और किस किस से कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, तो पहला बिंदु लिखा है देखिए कि जिन चीजों को तुम ज्यादा खाते हो उन पर क्या लगाइए, गोला या फिर चिन्ह लगाओ। देखिए दोस्तों, पहला लिख रखा है चावल। आप सभी बच्चों को पता होगा, आपको कईयों को पसंद भी होगा, कईयों को नहीं पसंद होगा। जैसे कि राजस्थान हरियाणा के जो लोग होते हैं उनको चावल ज्यादा पसंद नहीं होते। वहीं पर जो पूर्वी क्षेत्र के लोग होते हैं, चाहे वो असम हो, बंगाली हो, बिहारी हो, या फिर और भी आपके पूर्वी क्षेत्र हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो, यहाँ पर जो होता है चावल की खेती भरपूर मात्रा में होती है और वहां के लोगों को चावल बहुत पसंद होता है। और ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हमारे भारतवर्ष में रोटी से ज्यादा चावल का सेवन किया जाता है। ओके, तो चावल आप खाते हो नहीं खाते वो एक अलग बात है, आपको टिक लगाना है। आगे चले तो रागी हो गया, आगे चले तो मक्का हो गया, फिर चले तो बाजरा हो गया, चले तो जौ हो गया, फिर चले तो जई हो गया, फिर हो गया तो गेहूं। तो ये कुछ ऐसे हैं जो कि कच्चे पदार्थ है और इनका हम किसी ना किसी तरीके से सेवन में लाते ही लाते। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है, क्या है, कप्पा या फिर कापा भी बोल दिया जाता है। यही इसी का ही दूसरा नाम या पहला नाम मान लो टेपियोका। ध्यान रखिएगा, टेपियोका का जो पहला नाम है वो टेपियोका ही है, लेकिन इसको कापा के नाम से भी जाना जाता है। अभी जो आपका एग्जाम हुआ था, लेटेस्ट एग्जाम में ही पूछा गया था ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से टेपियोका को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, कापा के नाम से या कप्पा के नाम से जाना जाता है। तो अगली बार दोबारा क्वेश्चन बनेगा, गलत मत करिएगा आप लोग। अब कई बच्चे सोचेंगे सर टेपियोका होता क्या है। दोस्तों कुछ नहीं, जैसे हमारा शकरकंदी होता है, जैसे आप अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते होंगे, उसको इंग्लिश में स्वीट पोटैटो कहा जाता है। ठीक है, सर्दियों के दिनों में भून के या फिर उबाल के जरूर खाया होगा आपने आग के ऊपर या फिर पानी में। ठीक है, तो वही उसी प्रकार से होता है जो कि जमीन के अंदर होता है, जिसको उखाड़ कर क्या करते हैं, उखाड़ कर उसको उबाल कर, जो केरल के लोग होते हैं, साउथ इंडियन लोग होते हैं, उनको बहुत पसंद होता है वो गरम गरम करी के साथ खाना। या फिर आपने अपने घर में कभी ना कभी साबूदाने की खिचड़ी या फिर खीर जरूर बनाई होगी व्रतों के दिनों में। तो व्रत में जो आपका इस्तेमाल होता है साबूदाना, वो इसी से ही बनता है। ठीक है, तो अगली बार जब भी आपका साबूदाना देखने को मिले तो ध्यान रखिएगा उसका पाउडर बनाकर प्रोसेस करके छोटे छोटे दाने बनाए जाते हैं और जो साउथ क्षेत्र है, इलाके हैं, वहां पर डायरेक्टली उसे उबाल कर खाया जाता है। ठीक है, तो टेपियोका उसी का ही नाम है और ये जो होता है केरल वाले राज्य में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसी का ही दूसरा नाम कप्पा है, यानी कापा है। तो समझ गए सभी के सही बच्चे, आगे चलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, दोनों चीज एक ही है। इंग्लिश में भी वही बोला जाता है, हिंदी में भी वही बोला जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखा जाए तो दो क्वेश्चन देखने को मिले। क्या, पहला कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि भूख लगी। लीजिए पहला क्वेश्चन क्या बना यहाँ पर, क्वेश्चन बना है कि जब भी आप लोगों को भूख लगती है तो कैसे पता लगता है कि आपको भूख लगी है। कई बच्चे कहेंगे सर पेट गुड़गुड़ करने लग जाता है, पेट काटने लग जाता है। दोस्तों जब पेट गुड़गुड़ करने लग जाता है, पेट काटने लग जाता है, वो डायरेक्टली पेट नहीं बताता, वो हमारा मस्तिष्क बताता है। क्या बताता है, मस्तिष्क। जैसे ही पेट गुड़गुड़ करेगा, पेट काटने लगेगा, धीरे धीरे उसकी जो नसें जुड़ी हुई है वो आपको मस्तिष्क तक
संकेत पहुंचाएगी और मस्तिष्क आपको बताएगा कि भाई आपको भूख लगी है। ठीक है, अब मस्तिष्क में ऐसा कौन सा भाग है जो आपको बताता है कि आपको भूख लगी है? तो दोस्तों मस्तिष्क के बीचों बीच एक ये वाला क्या है ये? तो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। क्या है? हाइपोथैलेमस। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? हाइपोथैलेमस बोला जाता है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है इसी की मदद से हमें पता चलता है कि हमें क्या लगी है, भूख लगी है। तो अगली बार जब क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य को कैसे पता चलता है या किसके द्वारा पता चलता है कि भूख लगी है। तो वो चलता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। मस्तिष्क के बीचों बीच एक क्या होता है, हमारा संकेत देने के लिए एक डिवाइस, कुदरती डिवाइस लगा हुआ जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक, अगली बार क्वेश्चन बनेगा तो ध्यान रखिएगा, ये पूरा हमारा ब्रेन का ही चित्र है। आपके लिए मैंने चित्र भी यहाँ लगा दिया ताकि आपको सारी की सारी चीजें आसानी से और इजीली समझ में आ सके। ओके, यहाँ तक समझ गए? जब भी पूछा जाएगा तुम्हें कैसे पता चलता है भूख लगी है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा पता चलता है। ठीक है, ना कि पेट काटने लग जाए, ना कि पेट गुड़गुड़ करने लग जाए। वो बेसिक जानकारी है, लेकिन वो आपको जो जानकारी पहुंचाता है मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है कि जब तुम्हें भूख लगती है तब तुम्हें कैसा महसूस होता है? देखो दोस्तों, साफ बोला गया है कि हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री। देखो सीधी सी बात है दोस्तों, जब हमारा शरीर भूखा होगा, जब हमारा पेट भूखा होगा, तो किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। चाहे वो आपका पढ़ाई का हो, चाहे खेलकूद का हो, चाहे किसी भी प्रकार का तर्क वितर्क करना हो, नहीं कर पाओगे। क्यों? कहा जाता है कि जब तक आपका पेट शांत नहीं होगा, जब तक मस्तिष्क नहीं चलेगा। देखा होगा ना कई बार की चिड़चिड़े से होने लग जाते, छोटी छोटी बात पर लड़ने से झगड़ने से लग जाते हो। किस लिए होता है वो? तो भूख के कारण ही होता है। इसलिए हमारे सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील को चालू करा गया था, क्योंकि बच्चों को शिक्षा तो फ्री में दी जा रही थी, लेकिन जब तक पेट में अन्न ही नहीं होगा, पेट हमारा शांति नहीं होगा, तो बच्चों के मन में कहां से पढ़ाई की जागरूकता उत्पन्न करी जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी आपको भूख लगेगी तो आप छोटी छोटी बात में चिड़चिड़े होने लग जाते हो, छोटी छोटी बात में लड़ने लग जाते हो, छोटी छोटी बात का गुस्सा करने लग जाते हो। ठीक है, तो ऐसा आपका व्यवहार हो जाता है। ओके, अगली बार पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक ये क्वेश्चन नहीं बना है, अगली बार बनेगा तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। अब तक नहीं बना ये क्वेश्चन। ठीक, समझ गए सभी के सही बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो देखो लिखा है, क्या लिखा है कि बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। बिल्कुल दोस्त सही कहा गया है। जब भी आपको बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को समझाना है, तो उन्हें कैसा इन्वायरमेंट, कैसा वातावरण देना चाहिए? दोस्ताना, फ्रेंडली, ताकि बच्चे के अंदर कोई भी झिझक ना हो, किसी भी प्रकार के सवाल हो, जब आपका किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो तो खड़ा होकर आपसे पूछ सके। ठीक है, ये नहीं कि आप वहां पर उसको धड़का दो, धमका दो, मार के बिठा दो, तो बच्चा कभी भी जागरूकता उसके अंदर होगी सीखने की, तो आपसे खड़ा होकर प्रश्न नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बच्चे खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। साफ साफ बोला गया, ऐसा माहौल आपको बनाना है ताकि बच्चों को आप आराम से समझ सको, बच्चे आपको समझ सके और आप उनकी हेल्प कर सको और बच्चे आपसे हेल्प ले सके। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सीखने सिखाने में बच्चा जितना बेझिझक होगा, जितना आपसे बातचीत करने के लिए उसके अंदर क्या होगा, संकुचित सोच नहीं होगी, तो बच्चा आपसे ज्यादा बातचीत करेगा, ज्यादा सवाल जवाब करेगा और सीखने सिखाने की प्रगति उसकी आगे होगी। अगर बच्चे ने सोचना, तर्क वितर्क करना बंद कर दिया, आपसे क्वेश्चन करने बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे दबता हुआ चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को सीखने सिखाने के अंतर्गत कौन सा अप्रोच इस्तेमाल करना चाहिए? तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच इस्तेमाल करना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा उपागम का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि बच्चे का जो भी प्रश्न हो, बच्चा जैसा सीख रहा हो, बच्चा जितना सीख रहा हो, बच्चा जिस माहौल में सीख रहा हो, उसी प्रकार की चीजें हमें उसे अवसर प्रदान करनी चाहिए। ओके, अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक अच्छे शिक्षक की श्रेणी के अंतर्गत आते हो और बच्चे को सीखने सिखाने में कहीं ना कहीं आगे की ओर ले जा रहे हो। ठीक है, अब जैसे कि खाने के बारे में बच्चों को समझाना है, तो खाने के बारे में या तो आप अपनी किताबों से इस्तेमाल करके, चार्टों का इस्तेमाल करके, या फिर मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करके सिखा सकते हो। लेकिन उससे अच्छा है कि आपकी क्लास में ही विविधताएं हैं। क्लास में अगर 30 या 35 बच्चे हैं, जो कि 30 ही होते हैं प्राइमरी में, तो 30 बच्चे हैं तो 10 या 15 बच्चे ऐसे होंगे जो कि भिन्न भिन्न क्षेत्र के होंगे, जिनका खान पान भी अलग होगा। तो टिफिन खोलकर आप बच्चों से दिखा भी सकते हो उनके, और साथ ही साथ उनके बारे में बातचीत भी कर सकते हो। कोई भाई जिमीकंद की सब्जी ला रहा होगा, कोई भिंडी की गीली सब्जी ला रहा होगा, कोई सूखी सब्जी ला रहा होगा, कोई डोसा ला रहा होगा, कोई चावल ला रहा होगा, सबकी वैरायटीज अलग होगी। तो बच्चों को उस चीज के बारे में आप बता सकते हो, और बच्चों की जो संकुचित सोच है खाने के बारे में कि रोटी दाल चावल सब्जी यही सब खाना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, तो बच्चा थोड़ा सा उससे बाहर निकल के सोच पाएगा, बच्चा उससे थोड़ा और ज्यादा सीख पाएगा। ठीक है, और वो भी कैसे? खुद एक्टिव होकर, और एक्टिव होकर ही हमें बच्चों को सिखाना होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी के सही बच्चों को? चलिए अगला बिंदु है पसंद अपनी अपनी। क्या बोला? लाइक एंड डिसलाइक। आप सभी बच्चों को पता होगा, खान पान में कुछ बच्चों की बड़ी आनाकानी होती है, खासकर छोटे बच्चों की। आप में भी सभी कई ऐसे व्यक्ति होंगे, कई ऐसी लड़कियां होंगी, लड़के होंगे जो अलग अलग प्रकार की सब्जियां खाना पसंद नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रुप में जिमीकंद को अलग अलग इलाके में इंग्लिश में एलिफेंट फूड के नाम से भी जाना जाता है। बड़े बड़े से होते हैं, जड़ जैसी होती है, वो हो गया। अरबी हो गया, करेला हो गया, घिया हो गया, तोरी हो गया, टिंडे हो गया। ये सारी की सारी सब्जियां ऐसी है, कईयों को पता होगा पसंद होगी और कईयों को नहीं पसंद होगी। बता तो मैं ऐसे रहा हूं जैसे मुझे खुद को पसंद हो, तो अपनी अपनी पसंद होती है। ठीक है, तो वही वाली बात है, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, हर किसी की अपनी अपनी खाने पान के लाइक्स एंड डिसलाइक्स है। कईयों को खाना मोमोज पसंद है, आजकल के लोगों को बड़ा पसंद होता है मोमोज। ठीक है, कईयों को बर्गर खाना पसंद है, कईयों को छोले भटूरे खाने पसंद है। ठीक है, छोले भटूरे यार खाते समय पता नहीं कैसे खाते, पेट दर्द नहीं होता यार आप लोगों का? छोले भटूरे कैसे खा लेते हो यार आप लोग, इतना तला हुआ? लेकिन कई लोगों को पसंद है, खासकर पंजाबी लोग बहुत पसंद है छोले भटूरे। क्यों? क्योंकि उनका लोकल डिश है एक तरीके से छोले भटूरे। ठीक है, चलिए तो पसंद क्या है? अपनी अपनी, लाइक एंड डिसलाइक। चलिए समझिए इसको क्या बोला गया कि आओ अब कुछ लोगों से बात करें और पता लगाएं उन्हें क्या खाना अच्छा लगता है और क्या खाना अच्छा नहीं लगता है। अपनी आपकी किताब में, आपकी एनसीईआरटी बुक में विस्तारित रूप से बताया गया है और काफी बार यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। चलिए एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे, एक एक चीज को मैं बताते हुए चलूंगा। पहला आ जाता है लीचेन।
लीचेन एक लड़की है जो कि आपकी कक्षा में है और उससे बातचीत करी जा रही है। तो ये क्या बोलती है कि मैं हांगकांग में रहती हूँ। क्या बोल रहा है? आई लिव इन हांगकांग। कहाँ की रहने वाली है बच्ची? हांगकांग की रहने वाली है। मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। लीजिए भाई, माय मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नेक्स। सब्जी टिंडे परवल की बात कर रहे थे, ये तो सांप की बात कर रही है? तो क्या बोला इसने कि मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो तब हम पास के एक होटल में, रेस्टोरेंट में जाकर लिंग हु फैन खाते हैं। लीजिए, क्या बोला इसने? जब भी इनको खाने की इच्छा होती है सांप के व्यंजन को, तो पास वाले रेस्टोरेंट या होटल में जाकर क्या खाते हैं? लिंग हु फैन खाते हैं। तो ऐसे क्या क्वेश्चन बना? यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बने। क्या 2-3 क्वेश्चन बने? सुनिए। पहला क्वेश्चन बना कि निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जहां पर सांप के द्वारा बने हुए व्यंजन को खाया जाता है? तो वो है भाई हांगकांग। क्या है? हांगकांग के लोग जो है सांप के द्वारा बने हुए व्यंजन को खाना बड़ा पसंद करते हैं। चाइनीज लोग वैसे भी बावली होते हैं, ठीक है? तो क्या बोला यहाँ पर? हांगकांग खाना, हांगकांग वाले सांप का व्यंजन खाना पसंद करते हैं। दूसरा, निम्नलिखित में से हमारे विश्व में एक ऐसा स्टेट है या फिर बोल सकते हैं ऐसा कंट्री है जो कि चाइना है, हांगकांग के अंतर्गत, यानी हांगकांग चाइना के अंतर्गत, जो कि सांप के द्वारा बना हुआ व्यंजन खाना पसंद करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लिंग हु फैन। क्या कहा जाता है? लिंग हु फैन। तो ये है भाई व्यंजन जो कि सांप के द्वारा बना जाता है, जिसको लिंग हु फैन कहा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए, या कान ऐसा पकड़ लो या घुमाकर कान ऐसे पकड़ लो, आपसे क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में, ठीक है? तो ये तो होगी भाई ली चेन के बारे में, जो कि हांगकांग की रहने वाली थी और इसे सांप खाना पसंद है। आगे चलते हैं। आगे बात करें तो जूनी की बात करी जाती है। जूनी कौन है? तो एक बच्ची है जो कि कहाँ रहती है? कश्मीर में रहती है। कहाँ रहती है? कश्मीर में रहती है। क्या कहते हैं? भारत का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को, ठीक है? कहाँ रहती है? कश्मीर में रहती है। आगे बोल रखा है कि सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। तो क्या बोला भाई इसने? जूनी ने कहा कि मैं कश्मीर में रहती हूँ और मुझे सरसों के तेल में बनी हुई मछलियां बहुत ज्यादा पसंद है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या समझ में आया आप लोगों को कि कश्मीर के लोग जो होते हैं वो मछलियों को कैसे खाते हैं? सरसों के तेल में पकाकर खाते हैं। कैसे खाते हैं? सरसों के तेल में पका। आगे बोला कि एक बार हम गोवा, कहाँ गए? गोवा गए थे। वहां हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत अलग था। माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। क्यों भाई? देखो सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पर जो है मछलियां 2 प्रकार की पाई जाती है, एक खारे पानी की और एक मीठे पानी की। कश्मीर का जो इलाका है वहां पर जो मछलियां पाली जाती हैं, मतलब अधिकतर जो मछलियां वहां पर मिलती होंगी वो पालतू मिलती होंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर आसपास कोई भी समुद्र देखने को नहीं मिलता, तो मीठे पानी की मछली मिलती होगी। मीठे पानी की मछली अलग होता है और खारे पानी की मछली अलग होती है, ठीक है? जैसे कि रेहू हो गया मीठे पानी की मछली, और वैसे आप अलग अलग प्रकार के समुद्र में जाओगे तो अलग अलग प्रकार की समुद्री मछलियां देखने को मिलेंगी। तो कश्मीर में पहली बात मीठे पानी की मछली मिल रही थी और दूसरा सरसों के तेल में बनी हुई थी। वहीं पर ये जो गोवा गए, गोवा समुद्री इलाका है, गोवा में जब समुद्री इलाका है तो वहां पर मछली भी कैसी मिलेंगी? खारे पानी की, यानी कि समुद्र की मछली मिलेंगी। ऊपर से यहाँ पर जो तेल इस्तेमाल किया जा रहा है वो नारियल का तेल इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको यहाँ से क्या पता चला? गोवा के लोग जो होते हैं वो नारियल के तेल का इस्तेमाल करते हैं मछली को पकाने के लिए, और कश्मीर के लोग सरसों का तेल का इस्तेमाल करते हैं। मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, दोनों को ध्यान रखिएगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर कोकोनट ऑयल वही ऑयल है जो बालों में लगाते हैं। बिल्कुल दोस्त, थोड़ा सा प्रोसेस का अलग होता है लेकिन वैसा ही होता है एक तरीके से, ठीक है? ध्यान रखिएगा। कश्मीर में रहने वाले जो लोग होते हैं मछली को किस में पकाकर खाते हैं? सरसों के तेल। और गोवा के लोग किसको भी खाते हैं? नारियल के तेल में पकाकर खाते हैं समुद्र की मछलियों को। यहाँ तक समझ में आ गया? 2 बच्चों की बात करी हमने, ली चेन की और जूनी की। ओके, आगे चलते हैं। आगे चलें तो यहाँ पर वही जूनी की बात करी गई है, लेकिन क्या है? इंग्लिश में। हमारे इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे लिख लीजिएगा, क्या बोल रही है? आई लिव इन कश्मीर। कश्मीर की रहने वाली बात वही सारी की सारी लिखी हुई है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आप देख सकते हो, जिसको जैसे पसंद हो। आगे चलते हैं। आगे बोला गया कि मैं केरल में रहता हूँ। कौन है भाई ये? तो ये है थॉमस नाम का एक बच्चा जो कि कह रहा है कि मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी 2 चीजें लगती हैं। वह चीजें मेरे घर के आंगन में ही उगती है, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी जमीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ क्या मिल जाए? टेपियोका मिल जाए तो क्या मजा आता है। देखो दोस्तों, यहाँ से क्या पता चला? तो यहाँ से ये पता चला कि टेपियोका जो होता है कहाँ पर उगाया जाता है? केरल राज्य में उगाया जाता है। तो अगली बार आपसे पूछा जाए कि टेपियोका की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो केरल राज्य, साउथ में होती है लेकिन सबसे ज्यादा केरल राज्य में होती है। दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एक बच्चा अपने घर की विशेषता के बारे में बता रहा है, जो कि बोल रहा है कि मुझे 2 चीजें बहुत ज्यादा पसंद लगती हैं, जो कि मेरे घर के आंगन में ही उगती है, एक ऊंचे पेड़ में यानी कि आसमान में और एक जमीन के नीचे। तो निम्नलिखित में से किसकी बात कर रहा है? तो वो नारियल की और टेपियोका की बात कर रहा है। टेपियोका जो होता है जमीन के नीचे उगता है और ऊंचे पेड़ पर आसमान में नारियल उगते हैं, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसके घर के आंगन में ही नारियल के वृक्ष लगे रहते हैं? तो केरल का राज्य जो ऐसा है, घर के आंगन में ही नारियल के इन्होंने वृक्ष लगाए होते हैं, बहुत ज्यादा वृक्ष होते हैं क्या? नारियल के, ठीक है? या फिर अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि उबली हुई करी के साथ उबला हुआ टेपिया को नारियल डला हुआ बहुत खाना पसंद करते हैं? तो वही आपका केरल राज्य ही होगा, ठीक है? क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाएगा आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि टेपियोका का दूसरा नाम क्या है? तो टेपियोका का दूसरा नाम है गप्पा। क्या है? गप्पा। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है। कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन बने आपको गलत क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक? चलिए समझ गए। इसलिए मैं आपको अच्छी तरीके से थ्योरेटिकल पोर्शन समझाते हुए चल रहा हूं और वहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बताते हुए चल रहा हूं। क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ में बताते हुए चल रहा हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस, किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ओके, चलिए इतनी सी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। अब तक हमने पढ़ा किसके बारे में? ली चेन के बारे में, जूनी के बारे में और साथ ही साथ में थॉमस के बारे में। इनको क्या क्या पसंद है और क्या क्या खाना पसंद नहीं है, उन चीजों के बारे में बात करी जाए। जैसे थॉमस को हम सांप वाला खाना दे देंगे तो पसंद आएगा? नहीं भाई, इसको तो नारियल डला हुआ उबली और टेपिया को करी के साथ चाहिए तो पसंद आएगा, ठीक है? चलिए, तो ये वाला चैप्टर जो होता है वो यहीं पर ही फिनिश हो जाता है। तो हमने चैप्टर नंबर कौन सा फिनिश कर लिया? 6 कर लिया। अब कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर नंबर 7 है। ऐसे छोटे छोटे चैप्टर है, 1 बाय 1 हम चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलेंगे और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो बताता हुआ चलूंगा मैं आपको, ठीक है? 7वां चैप्टर क्या है? तो बिन बोले अब बात। सीधी सी बात है, बिन बोले बात करी जा रही है, ठीक है?
चलिए समझते हैं अब ये वाला टॉपिक किसके अंतर्गत आएगा। तो बिन बोले बात की बात करी जा रही है, तो बात हम किसी ना किसी से कर रहे होंगे, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंतर्गत आएगा। तो लिख लीजिए दोस्तों फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स अगर आ गया तो सीधी सी बात है, पहला बिंदु ये क्या है, तो ये है हमारी मेन थीम। क्या है? मेन थीम। दूसरा क्वेश्चन, ये मेन थीम जो है कौन से नंबर का है, तो ये है पहले नंबर का मेन थीम। कौन से नंबर का? पहले नंबर का। मैंने आपको बोला था पहले 2 नंबर के फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड फूड होता है, एफ होता है, ठीक है। तो फैमिली हम पढ़ रहे हैं तो पहले नंबर की मेन थीम है ये। चलिए अब समझते हैं बिन बोले बात की क्या बात है। देखिए लिख रखा है कि जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाए, जिनसे स्वयं को जोड़ पाए, उनको चुने ताकि बच्चे उन्हें प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाए। देखो दोस्तों सीधी सी बात है, यहाँ पर बच्चों को कहा गया कि जैसे कि आपके स्कूल में कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार से प्रक्रिया करवाई गई होगी, अगर नहीं करवाई गई तो आजकल के स्कूलों में जरूर करवाई जाती है। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी धरती के ऊपर कुछ बच्चे जो होते हैं वो डिसेबल भी आते हैं, जैसे कि वो सही तरीके से सुन नहीं सकते, सही तरीके से देख नहीं सकते, सही तरीके से देख और बोल नहीं सकते, तो हर किसी प्रकार की अलग अलग प्रकार की वो डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। तो यहीं पर ही बोला बिन बोले बात, मतलब बच्चा बोल नहीं सकता, तो बोल नहीं सकता तो अधिकतर साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। तो ऐसे हम बच्चों को दिन में एक बार उनसे या फिर कभी हम ऐसा एक्टिविटी करें कि उनसे मिलवाने ले चले उनके स्कूल में, या फिर उन बच्चों को बोला जाए कि आप अगर बिन बोले बात करने की कोशिश करो तो कैसे कर सकते हो। जैसे कि आप नीचे इमेज में देख रहे हो कि ये जो लड़की है ये देख नहीं सकती, तो इनको टच कर करके फील कर रही है कि ये कैसी होगी, या फिर इन दोनों बच्चों को देखो तो बोल नहीं सकते तो इशारे में बात कर रहे हैं, साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो वही बोला गया यहाँ पर कि जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाए, क्योंकि बच्चा क्या अभी छोटा है, तीसरी क्लास का बच्चा कितना बड़ा होगा, मुश्किल से मुश्किल 8 से 9 वर्ष का होगा। तो जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाए, स्वयं को उससे जोड़ पाए, या फिर उसी तरीके की क्रिया कर पाए जो उनके बस में हो, जो उनके बोल सकते हो कंट्रोल में हो, तो उन्हें चुने और बच्चों को उस प्रकार की चीजों करने के लिए क्या करें, प्रोत्साहित करें, ताकि बच्चों के उनके अंतर्गत ये भावना उत्पन्न हो सके कि दिन भर वो किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करते होंगे। क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि जब तक आप उस व्यक्ति के उस व्यक्ति के बोल सकते हो इन्वायरमेंट में, वातावरण में जब तक नहीं जाओगे तब तक आप समझ नहीं सकते कि वो दिन भर में कितनी समस्याओं का सामना करता पड़ता होगा। हम बोल तो देते हैं तेरी भावना समझ रहे, हम तेरी फीलिंग को समझ रहे, नहीं भाई, जब तक आप उसके भावनाओं के अंदर जाओगे नहीं, उसको महसूस नहीं करोगे, उस दिन भर उस प्रक्रिया के अंदर नहीं आओगे, तब तक आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो ये उन्हीं की बात करेगी जो बच्चा समझ सके, उसी प्रकार के नाटक करवाकर उसको करवाने की कोशिश करेगी, ठीक है। समझ गए सही बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि इस पाठ से चर्चा हो सकती है कि हम सब में अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं, बच्चों के अपने अनुभवों को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ पर देखो साफ साफ बोला गया कि हर व्यक्ति हमारे इस दुनिया में क्या है, भिन्न भिन्न है, हर किसी की अपनी एक गुणवत्ता है, अपनी एक विशेषता है, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। तो उस विशेषता को, उस बोल सकते हो कैपेबिलिटी को, उस अपने स्किल को पहचानो और उसको आगे की तरफ लेकर आओ, चाहे वो बातों से हो, चाहे वो प्रक्रिया के द्वारा हो, चाहे वो एक्टिविटी के द्वारा, उसको निकालकर आगे की तरफ ले जाने की यहाँ पर बात करी गई है। ओके, साथ ही साथ में यहाँ देखो लिख रखा है कि बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें और बच्चों में इससे उनकी सृजनात्मक शक्ति का विकास होगा। देखो सृजनात्मकता क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्रिएटिविटी क्या होती है। क्रिएटिविटी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जो है अपना जो बोल सकते हो एक नया आइडिया, किसी कॉपी नहीं करना, आप अपने तरीके से किसी चीज को करने के लिए, समझने के लिए उसको करते हो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपको बचपन में क्या सिखाया जाता था, उंगलियों पर गिनकर। अब कई बच्चे माइंड में गिन लेते हैं, कई बच्चे सोच रहे थे मुझे इतनी दी, मुझे इतनी दी। तो जैसे आप कर सकते हो, आपके अंदर जैसी कैपेबिलिटी है, जैसी क्रिएटिविटी है, उस तरीके से करने की कोशिश करें, ठीक है। तो बच्चे अपनी भावनाओं को कैसे करते हैं, विभिन्न तरीके से व्यक्त करने के लिए उसको हम प्रेरित कर सकते हैं। अब विभिन्न तरीके में जोन से तरीके से बच्चा सीख सकता हो, जैसे कि यहाँ पर कुछ तरीके बताए गए हैं, उन्हीं तरीकों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन अब तक तो नहीं बना, लेकिन बनेगा तो एक ही क्वेश्चन बनेगा कि दूसरों की परिस्थिति में आप जब तक नहीं जाओगे तब तक आप उनकी भावनाओं को, तब तक उनकी परिस्थिति को आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन जो बना था ये बना, बस यही एक छोटा सा टॉपिक था, ये वाला इतना बड़ा टॉपिक नहीं था, ठीक। अगले टॉपिक में चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 8, जो कि क्या है, पंख फैलाए उड़ते जाए। अब देखो नाम ही है पंख फैलाए उड़ते जाए, तो सीधी सीधी सी बात है, पक्षियों की बात करी गई। किसकी बात करी गई है? पक्षियों की बात करी। और पक्षियों कौन से, यानी कि एनिमल, यानी कि जंतु। सीधी सीधी बात है, यहाँ पर किसकी बात करी गई है? पक्षियों की बात करी गई है। अब आप सही बच्चों को पता होगा हमारे यहाँ पर पक्षियों की जो है विविधताएं बहुत प्रकार की है, अलग अलग प्रकार के पक्षी आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन पक्षियों से पहले पक्षी जो है आपका एक टॉपिक है, वो भी किसका, एनिमल यानी कि जंतु का। लेकिन मैं आपसे पूछूं ये थीम है या फिर उप थीम है, तो आप लोग क्या बताओगे? तो सीधी सीधी सी बात है, देखते ही पता लग जाता है कि एनिमल मुख्य थीम में तो कहीं पर देखने को नहीं मिलता, वो देखने को मिलता है कहां पर, उप थीम में। मुख्य थीम नहीं है तो क्या है, उप थीम है, यानी कि सब थीम का पार्ट। अब सब थीम में मैंने आपको बताया था, पहला जो थीम है आपका मेन थीम फैमिली एंड फ्रेंड, उसी के सब थीम है चार में से कौन सा थीम है एनिमल, पशु है, तो मैंने आपको बताया था तीसरे नंबर का थीम है। कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का। तो क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए कि एनिमल यानी पशु यानी कि जंतु जो है वो सब मेन थीम ना होकर सब थीम है, और सब थीम में भी कौन सा है, तीसरे नंबर का। कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का। चौथे नंबर का तो पौधे होते हैं ना, तीसरे नंबर का क्या है, एनिमल्स यानी कि पशु यानी कि जंतु, ठीक। चलिए अब देखिए, पंख फैलाए उड़ते जाए, ये टॉपिक है। इसमें आपके क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, एक एक करते हुए चलते हैं। देखिए पहला पक्षी बोल रखा है इसने पिकॉक यानी कि मोर के बारे में। पिकॉक यानी कि मोर जो होता है ये क्या है, तो मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है? नेशनल बर्ड। जैसे कि नेशनल एनिमल की बात करी जाए तो क्या है, वो टाइगर है। फ्लावर की बात करी जाए तो लोटस है। वैसे बर्ड की बात करी जाए तो पिकॉक यानी कि मोर है, ठीक। तो क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए कि पिकॉक यानी कि मोर जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, नेशनल बर्ड, ठीक। लेकिन क्वेश्चन आपका ये नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका एक कहावत के रूप में पूछा जाएगा। एक कहावत दी गई है, यहाँ पर कविता दी गई है कि
कि एक ऐसा पक्षी जिसके दुम पर पैसा ही पैसा। क्या बोला गया? एक ऐसा पक्षी जिसके दुम पर पैसा ही पैसा। तो पैसे की बात करी जाए तो देखो ये जो गोल गोल दिया है ना, ये इसकी दुम है, यानी कि पूंछ है, दुम पूंछ को कहा जाता है, और इसकी पूंछ पर यानी कि दुम पर देखा जाए तो ये गोल गोल सर्कल सर्कल दिखाई दे रहे हैं। तो इन्होंने यानी कि बुक वालों ने इसे पैसे के कोरिलेट करा है। तो पैसे करने का मतलब है ये जो साइन, ठीक है। तो ये कौन सा पक्षी हुआ? पीकॉक यानी कि मोर। तो अगर आपसे पूछा जाए एक ऐसा पक्षी जिसके दुम पर पैसा ही पैसा, तो वो बात कर रहा है पीकॉक यानी कि मोर की, ठीक है। समझ गए सही बच्चे? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते, आगे चलें तो देखो जो लिख रखा है गिद्ध। गिद्ध मरे हुए पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। क्या बोला गया? कि गिद्ध जो है मरे हुए जानवर को खाकर क्या करते हैं? पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। Vultures keep the environment clean by eating dead animals। आप सभी बच्चों को पता है जब एनिमल्स मर जाते हैं, जब पशु मर जाते हैं, तो धीरे धीरे उनमें किसी न किसी प्रकार के कीड़े वगैरह, जीवाणु वगैरह लग जाते हैं और धीरे धीरे खाते हैं उसे और बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं मरे हुए जानवरों को खाकर गिद्ध क्या करता है? उन कीटाणुओं को दूर रखता है, जिससे इन्वायरमेंट भी स्वच्छ रहता है, ठीक है। तो अगली बार अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से वह पक्षी कौन सा है जो कि मरे हुए जानवरों को खाकर इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण को स्वच्छ रखता है, तो वो हमारा गिद्ध यानी कि वल्चर, जो कि धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर आ रहे हैं, लेकिन अब इसको सेफ्टी दी गई है भारत सरकार के द्वारा, इसको संरक्षण में रखा गया, ठीक है। क्योंकि आज भी मुझे पता है जब मैं अपने गांव जाया करता था तो हमारे गांव में ताड़ के पेड़ बहुत बड़े बड़े, उन ताड़ के पेड़ों पर मैं बैठा हुआ इनको अधिकतर देखता था, बहुत सारे दिखते थे मुझे, ना करते हुए 50-60 आराम से दिख जाते थे। लेकिन आज मैं अपने गांव जाता हूं तो एक भी दिखाई नहीं देता है मुझे। ये बात कब की है? तो अराउंडली मैं 10-12 साल का हूँ तब की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करी गई है। तो गिद्ध जो है वो मरे हुए जानवर को क्या करता है? खाकर स्वच्छ रखता है हमारे पर्यावरण को। तो क्वेश्चन बनेगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। समझ गए मोर और गिद्ध के बारे में? चलिए आगे चलते, आगे चलें तो नेक्स्ट है आपका कड़फोड़वा। कड़फोड़वा को इंग्लिश में कहा जाता है वुडपीकर। अब वुडपीकर दिखता कैसा है? तो देखो दोस्तों इस प्रकार का पक्षी दिखाई देता है। ये क्या है? कड़फोड़वा यानी कि वुडपीकर। कड़फोड़वा है क्या? तो कड़फोड़वा चिड़िया जो होती है वो पेड़ों के तने में छेद करके उसमें जो छिपे हुए कीड़े होते हैं उसको खाती है और अपना जो घोंसला होता है वो पेड़ के तनों में ही बनाती है। क्या बोला मैंने आपका? कि जो कड़फोड़वा पक्षी होती है वो पेड़ के तने में, जैसे कि आप ये देखिए, ये क्या कर रही है? पेड़ के तने में छेद बना बनाकर क्या कर रही है? उसके अंदर जो छिपे हुए कीड़े थे उसको निकालकर खा रही है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सी पक्षी है जो कि पेड़ों के तनों में छुपे हुए कीड़ों को निकालकर खाती है, तो वो है कड़फोड़वा यानी कि वुडपीकर। दूसरा क्वेश्चन, ये पेड़ के तने में ही चोंच मार मार के उसमें एक छेद बना देती है और उस छेद में जाकर अपना घोंसला बनाती है और वहीं पर ये अपने अंडे देती है। तो पेड़ के तनों में भी अपना घोंसला बनाती है। तो इनका घोंसला यानी कि नेस्ट कहां होता है? तो पेड़ के तनों के अंदर होता है, ठीक है। बाकी पेड़ के तनों में आप ऊपर घोंसला देखा होगा आपने, लेकिन ये पेड़ के तने में चोंच मार मार के, चोंच बड़ी मजबूत होती है, बिल्कुल लकड़ी को फाड़ देती है, ठीक है, और तब अंदर उसके घोंसला बनाती है। नाम क्या है? कड़फोड़वा यानी कि वुडपीकर। इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए अगले पक्षी, दर्जी चिड़िया। देखो दोस्तों नाम जैसा काम भी वैसा, टेलर बर्ड। टेलर बर्ड कैसे दिखती है? तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये है आपकी टेलर बर्ड। अब टेलर बर्ड करती क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, दर्जी चिड़िया जो होती है अपनी नुकीली चोंच से, कैसे नुकीली, इनकी चोंच नुकीली होती है, इनसे ये पत्तों को आपस में सीकर अपना घोंसला बनाती है। जैसे कि आप ये नीचे देख रहे हो, 3-4 पत्तों को आपस में इसने ज्वाइंट कर दिया और देखिए ये धागे से रेशा नुमा जो है फाइबर जो होते हैं घासों के, उन घासों से इन्होंने जोड़ दिया और बीच में अपना उसने घोंसला देकर बच्चे यहाँ देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सी चिड़िया जो कि पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है, तो वो है दर्जी चिड़िया यानी कि टेलर बर्ड। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो दर्जी चिड़िया जो है वो पेड़ों के पत्तों को सीकर आपस में घोंसला बनाती है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु था, इंपॉर्टेंट फैक्ट था, आपको पता होना चाहिए। समझ गए सही बच्चे? आगे चलते हैं, आगे चलें तो लिख रखा देखिए, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं? क्या बोला यहाँ पर कि आपने कभी ध्यान दिया कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के जो तरीके होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है? मैना पक्षी। क्या है? मैना पक्षी। मैना पक्षी जो होती है अपनी गर्दन को झटके से क्या कर लेती है? आगे पीछे कर लेती है। मैंने क्या बोला? मैना पक्षी जो होती है अपनी गर्दन को झटके से, एकदम झटके से क्या कर लेती है? आगे पीछे कर लेती है, शिकार से बचने के लिए। सबसे ज्यादा शिकार होता है इस पक्षी का, ठीक है। बहुत ज्यादा पाई जाती थी लेकिन धीरे धीरे लुप्त हो गई है, ज्यादातर इंसानों ने गोली मार मार के शिकार करा है इसका, ठीक है। तो मैना पक्षी जो होती है ये अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर लेती है और शिकार से यानी कि शिकारी जो होती है उनसे बचने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से वह पक्षी कौन सी है जो कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है, तो वो है मैना। इसी से थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है उल्लू। आउल जो होता है ये अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। क्या करता है? उल्लू जो होता है ये अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। पीछे तक घुमाने का क्या तात्पर्य है कि इसकी गर्दन जो होती है 280 डिग्री, क्या है? 280 डिग्री तक पीछे तक ही घुमा सकता है। हम जो गर्दन होती है अपनी ज्यादा कितनी, देखो मैं सीधा हूं, ज्यादा मैं इतनी घुमा सकता हूं, लगभग ये मान लीजिए कितना हो गया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, अराउंडली 90 डिग्री के आसपास घुमा सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन ये अपनी गर्दन 280 डिग्री तक घुमा सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा पक्षी है जो कि अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे तक घुमा सकता है, तो वो है आउल यानी कि उल्लू। क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी है जो कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है, तो वो है आपकी मैना। दोनों क्वेश्चन अलग है, ध्यान रखिए, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका उल्लू से, आउल से एक और बनता है। क्या बनता है? तो क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें मनुष्य की भांति सामने की ओर होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, उल्लू की जो आंखें होती है मनुष्य की भांति सामने की ओर होती है, जैसे कि फेस है हमारा, ये देखो दोनों आंखें दिख रही है ना आपको, तो इसी प्रकार से उल्लू की जब सामने फेस होगा तो दोनों आंखें सामने होती है। बाकी चिड़ियों की आंखें यहाँ होती है, इस तरफ और इस तरफ। यही फर्क है कि उल्लू की आंखें दोनों की सामने होती है और बाकी पक्षियों की आंखें बगल में होती है, इस तरफ और एक इस तरफ। जैसे हमारे कान है उस तरह उनकी क्या होती है? आंखें होती है। तो क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सा पक्षी जिसकी मनुष्य की तरह भांति आंखें सामने की ओर होती है, तो वो है उल्लू, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन और बनेगा तो आपको इस चीज के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया, आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ओके, समझ गए सही बच्चे? चलिए अब चलते हैं आगे। आगे क्या बोला गया? बोला गया है कि बच्चे बाहर
पक्षियों को देखेंगे तो कागज पर आसानी से पहचान पाएंगे या कर पाएंगे। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है यहाँ पर कि किताबी ज्ञान को इन्होंने किताबी ज्ञान को बाहर के जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास किया। बाहर के जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास करने का मतलब क्या है कि डेली लाइफ जो आपका कोई भी किताबी ज्ञान है, बुक में आपने बच्चों को पक्षी वगैरह दिखाई या फिर कुछ भी चिड़िया वगैरह दिखाई, आप उसे कहाँ ले गए, आप उसे पास वाले पार्क में ले गए, पास वाले मैदान में ले गए, पास वाले पार्क में ले गए, वहां पर वो बच्चा जोन जोन से चिड़िया देखेगा, वो रियल लाइफ में देखा या फिर कहीं नजदीकी जू में ले गए, जो पक्षी वाला जू है वहां ले गए, तो रियल लाइफ में देखा। इसलिए कहा गया कि बच्चे जब बाहर पक्षियों को देखेंगे तब उन किताबों पर जो रट रहे थे अब उनको आसानी से पहचान पाएंगे, भले उसके नाम ना जानते हो लेकिन रंग रूप आकार जरूर जान लेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे नाम भी जान जाएंगे। कविता को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोल रखा है कविता को पढ़ाने के लिए बच्चों को पक्षियों के गुण पता होने से मदद मिलेगी। अब यहाँ पर पढ़ाना होना चाहिए था, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मदद मिलेगी चाहे वह उनका नाम भी ना जानते हो। देखो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया ना, भले ही बच्चा उस चिड़िया का कुछ नाम जाने ना जाने लेकिन रंग रूप आकार जरूर उसका जान लेगा। धीरे धीरे ही नॉलेज आगे बढ़ती है ना, तो रंग रूप आकार जान लिया तो बच्चों को कम से कम उस चीज के बारे में पता तो चला ना कि भाई ये है, ये है। ओके, तो यही इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को किताबी ज्ञान केवल किताबी तक ही सीमित नहीं रखना है, हमें उसे बाहर की दुनिया के साथ भी कोरिलेट करना है, जोड़ना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो बोला है कि बच्चों की पक्षियों में रुचि बढ़ाने के लिए बच्चों चुपचाप बैठकर पक्षी, जो भी बच्चे यहाँ पार्क में ले गए हो या जू में ले गए हो, चुपचाप बैठकर पक्षियों को देखेंगे तथा अपने अवलोकन को नोट करना सीखें तथा कक्षा में सभी को बताएं। देखो दोस्तों, सारी बात यहाँ पर लिख दी गई है। यहाँ पर पहले लिखा है कि जहां पर भी आप उसे ले जा रहे हो जू में या पार्क में, बच्चों को बोलो कि चुपचाप पहले आप उस पक्षी को बैठकर देखो, उसका अवलोकन करो, ऑब्जर्व करो, उस चीज को अवलोकन कर रहे हो आप, फिर उसके बारे में जो जो सी चीजें आपको पता है वो भी लिखो, जो सी चीजें आपको समस्या उत्पन्न कर रही है वो भी लिख लो, नोट कर लो, और फिर कक्षा में आप उन चीजों के बारे में बात कर सकते हो। उससे क्या पता चलेगा, क्या पता जो चीज आपको दुविधा दे रही हो दूसरे वाले बच्चे को पता हो, और क्या पता आपने जो चीजें निकाली हो दूसरे बच्चे को ना पता हो। इससे ज्ञान की नॉलेज बढ़ेगी और साथ ही साथ में जब आप अपने द्वारा एक्टिव रहते हो तो चीजें सीखने सिखाने में ज्यादा हेल्पफुल रहती है, ज्यादा मदद मिलती है, ठीक है। उसी प्रकार से देखो नीचे नीचे कुछ पक्षियों के क्या दिए गए हैं, यहाँ पर मैंने चित्र दिए। अब चित्र में देखिए कितनी ज्यादा क्या है विभिन्नताएं। किसी की चोंच देखो कैसी है, आंख कैसी है, रंग कैसा है, किसी की चोंच आंख और रंग कैसा है, किसी की चोंच आंख और ये देखो सर पर मुकुट है, सर पर मुकुट भी मोर के ही होता है, वैसा दुम भी है और सर पर मुकुट भी है, सर पे मुकुट से बना रहता है मोर के, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्राउन बोलते हैं। आगे देखो चील, आगे देखो बगुला, हर किसी क्या है अलग अलग प्रकार की विविधताएं हैं। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बना था कि निम्नलिखित में से वह कौन सा पक्षी है या उस पक्षी कैसी उसकी चोंच होती है जो कि मांस खाने में उसकी मदद करती है, मांस को फाड़ने में मदद करती है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो क्वेश्चन बना है तो आपको पता होना चाहिए कहां से बना। देखो दोस्तों, यहाँ से बना। क्या बोला गया था, चित्र में दिए गए पक्षियों को उनके भोजन के साथ जोड़ें। साफ साफ बोलेंगे, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा वल्चर यानी कि गिद्ध जो होता है वो क्या खाना पसंद करता है, मरे हुए जानवर को। देखो मरा हुआ जानवर ये है, तो ये मरे हुए जानवर को खाएगा। अगला है चील। चील क्या होता है, देखो अपने दोस्तों ऊपर ऊपर उड़ रहा होता है और अचानक ही गोता मारकर चूहों को, खरगोश को, अलग अलग चीजों को पकड़कर खींच के ले जाता है, तो किसको खाएगा, चूहों को खाएगा। अगला है हमारा वुड पिकर। वुड पिकर यानी कि कटफोड़वा, मैंने अभी आपको बताया पेड़ के तनों में छेद बनाकर उसमें अपने अंडे देता है या फिर वहीं से वो छुपे हुए कीड़ों को खाता है। तो किसको खाएगा ये, कीड़ों को खाएगा। किसको खाएगा, कीड़ों को। वहीं पर बात करी जाए तोता यानी कि मिट्टू, घरों में अधिकतर पाल रखा होता है लोगों ने, तो क्या खाता है वो, मिर्ची। क्या खाता है, मिर्ची। लास्ट में बच गया हमारा कबूतर। और कबूतर आप सभी बच्चों को पता है, जब आप छत पर गेहूं सुखाते हो तो कितने सारे कबूतर आ जाते हैं गेहूं को चुगने के लिए, तो क्या खाता है, दाने। तो अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ये दोनों क्या खा रहे हैं, जानवरों को खा रहे हैं, मांस को खा रहे हैं, मरे हुए को जिंदा। अब इनकी चोंच देखो कैसी है, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से ना चोंच इनकी। अब ये चोंच जो है कैसी है, हुक प्रकार की, कैसे हुक वैसी हुक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वह पक्षी जो मांस को खाना पसंद करते हैं, मांस को फाड़ने में उनकी चोंच मदद करती है, उनकी चोंच कैसे होती है, तो हुक जैसी होती है। कैसी होती है, हुक जैसी होती है, ठीक है। तो ये जो चोंच सीधी होती है और मजबूत होती है, ये पेड़ के तनों में छेद करने में मदद करती है। क्या करती है, पेड़ के तनों में छेद करने में मदद करती है। या फिर जिनकी चोंच सीधी और लंबी और पतली होती है वो पत्तों को सीने में मदद करती है। क्या करती है, पत्तों को सीने में मदद करती है। तो ये पक्षियों की कुछ विविधताएं हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखो क्या लिख रखा है कि पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इनके पंख जो होते हैं एकदम से सारे नहीं झड़ते, धीरे धीरे झड़ते हैं ताकि उनको किसी प्रकार की उड़ने वगैरह में किसी प्रकार की और समस्या ना हो। तो इनके पंख जो होते हैं धीरे धीरे झड़ते भी रहते हैं और धीरे धीरे नए नए पंख आते भी रहते हैं। और पंख इनके साथ साथ ध्यान रखिएगा क्या है, सर्दियों में गर्म रखने में इनको मदद करते हैं। एक तरीके से मान लीजिए इनके लिए कंबल का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पक्षियों की क्या है, अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं हैं। रंग और डिजाइन तो इनके अलग होते ही होते हैं। आप सभी बच्चों को अलग अलग प्रकार के पक्षी मैंने अभी दिखाए, ठीक है। मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाएगा कि चोंच से। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से अलग अलग प्रकार की पक्षियों की विभिन्नताओं से। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पक्षी जो होते हैं अपनी गर्दनों को बहुत आगे पीछे क्यों घुमाते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक और टॉपिक है, हमारा अलग टॉपिक है, उस टॉपिक में हम उसको कवर करेंगे। हर टॉपिक में कुछ ना कुछ अपनी अपनी विशेषता है, उन्हीं विशेषताओं को हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। बाकी जब नया टॉपिक आएगा तो उसके साथ हम कोरिलेट करके सीख लेंगे, ओके। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रखा देखिए, पक्षियों के अलावा और कौन कौन से जानवर उड़ सकते हैं। ये है आप लोगों का बच्चों होमवर्क। अब पक्षियों के अलावा और कौन कौन से जो जानवर है वो उड़ सकते हैं वो आपको बताना है। आपको ध्यान रखिएगा, पक्षियों के अलावा बोला है मैंने। एक एग्जांपल मैं बोल देता हूँ, चमगादड़। चमगादड़ पक्षियों की श्रेणी में नहीं आता, उड़ता है लेकिन। अब आपको बाकी और ढूंढने हैं जो पक्षी नहीं है लेकिन उड़ सकते हैं, वो आपको बताना। कुछ हमारे प्राणी जगत के अंतर्गत पक्षी तो है लेकिन उड़ नहीं सकते, जैसे कि पेंगुइन हो गया, जैसे कि शुतुरमुर्ग हो गया, जैसे कि आपका कोयल हो गया। अलग अलग प्रकार के होते हैं, पक्षी तो होते हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकते। वैसे हमारे पक्षियों के अलावा कुछ और भी जानवर है जो पक्षी नहीं है लेकिन उड़ सकते हैं, वो आपको ढूंढने हैं कि कौन सा पक्षी नहीं है लेकिन उड़ सकता है, ठीक।
यहाँ पर आकर आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। चलिए आज के लिए बस यही 3 टॉपिक रहने देते हैं, यही 3 चैप्टर रहने देते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। 3-3 4-4 चैप्टर भी कंप्लीट हो तो आसानी से हम अपना कोर्स जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी चीज में, आराम से समझते हुए चलना, आराम से चीजों को करते हुए चलना। ओके, चलिए अब चलते हैं आपके एग्जाम में यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बन चुके हैं उनको कंप्लीट करते हैं, उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्या बोला देखिए, बोला है कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। देखो दोस्तों यहाँ पर साफ बोला है कि कौन सी ऐसी प्रजाति है जो कि अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। कैसे करती है? झटके से आगे पीछे करती है। तो अब तक शायद आप सभी बच्चों ने आंसर लगा लिया होगा, कुछ बच्चे यहाँ पर उसका उल्लू भी लगा रहे होंगे, लेकिन वो गलत है। मैंने आपको बोला झटके से आगे पीछे करती है, तो वो है दोस्तों मैना। यही मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन दोनों सिमिलर ही होते हैं। पक्षी जो होते हैं अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है वो मैना है, और जो ज्यादा गर्दन अपनी घुमा सकती है वो उल्लू है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4, जिस भाइयों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 लगाया उन सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ओके, चलिए आगे चलते। अगला क्वेश्चन बोला है कि हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे कि टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। देखो दोस्तों मैंने बोला था कान चाहे ऐसे पकड़ लो चाहे घुमाकर पकड़ लो, लेकिन वो पकड़ेगा जरूर। ठीक है, तो सीधी सीधी सी बात आप देखते लगा लीजिएगा टेपियोका। जब भी टेपियोका की बात करी जाए, साउथ का एक प्रमुख राज्य है वो क्या है? केरला। क्या है? केरल। केरल जो राज्य है वहां पर देखने को मिलती है और वहां के लोगों को ये उबला हुआ बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 लगाया उन सभी के सही बच्चों ने इसका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए आगे चलते। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से हमारे देश किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछलियां खाना पसंद करते हैं। देखो दोस्तों मैंने साफ साफ बोला था वहां पर, मैंने जब पढ़ा रहा था जूनी के बारे में, तो वहां पर मैंने बताया भी था कि नारियल के तेल में कौन सी मछलियां कहां के राज्य के द्वारा खाई जाती है और सरसों के तेल में पकाई हुई मछलियां कहां के राज्य के द्वारा खाई जाती है। यहाँ पर बोला हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछलियां खाई जाती है, तो सीधी सीधी सी बात है गोवा के लोगों के द्वारा। किसके द्वारा? गोवा के लोगों के द्वारा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गोवा के साथ साथ केरल के राज्य के लोग जो है वो भी नारियल के तेल में पकी हुई मछलियां खाते हैं, लेकिन केरल यहाँ ऑप्शन में नहीं है। और जब भी आपके दोनों ऑप्शन हो, केरल भी हो गोवा भी हो, तो आपको ध्यान रखना है गोवा लगाना, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक जो है वो गोवा देती है, केरल नहीं देती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, समझ गए सही बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि इस पौधे में पत्तियों या फिर पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यार ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। इतना बेसिक क्वेश्चन आप सभी बच्चों को पता ही होगा ये वाला, कि जो बीज होते हैं उससे हम तेल निकालकर उसका सेवन करते हैं, और पत्तियों से सर्दियों के दिनों में सरसों का साग और मक्के की रोटी, हाय पंजाब का फेमस डिश है। ठीक है, तो सरसों की बात करी गई है यहाँ पर। किसकी बात करी गई है? सरसों की बात करी गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 मस्टर्ड ऑयल, जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर 3 वो सब बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। कश्मीर की बात हो रही थी ना, सरसों के तेल में पकी हुई मछलियां खा रहे थे, तो डायरेक्टली क्वेश्चन वही सही घुमा कर पूछ लिया गया आपसे, पता होना चाहिए बस, इसलिए मैंने क्वेश्चन ये डाल दिया। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बोला है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिया को निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रिय भोजन है। देखो दोस्तों अब दोबारा कान उल्टा करके पकड़ा है, टेपिया को जहां पर भी दिखाया, टेपिया को जैसे भी दिखे छूटे लगा लो केरला, केरल। जिस बच्चों ने छूटे लगा लो आंख बंद करके, ईवीएस की ऐसी तैयारी करवा दूंगा ना आप लोगों को, आंख मतलब 10 सेकंड देखा क्वेश्चन पढ़ा आंसर, क्वेश्चन पढ़ा आंसर, ऑप्शन सारे नहीं पढ़ने, ऑप्शन अपने ही मन में आपके आ जाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको हिंदी इंग्लिश और ईवीएस में टाइम बचेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आराम से 15 से 20 मिनट में पूरा अपना कर पूरा के निकल सकते हो। ठीक, चलिए वैसे हर सब्जेक्ट को करने के लिए आधा घंटा मिलेगा आपको, टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन कम से कम समय लगाना। हिंदी में 15 मिनट 20 मिनट में हो जाता है, इंग्लिश भी हो जाता है, ईवीएस में आप ही करवा दूंगा, टेंशन ना लो। मैथ के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय ले सकते हो आप, 40 से 45 मिनट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी में टाइम सेव करना होगा आप लोगों को। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला गया है कि कॉलम ए और कॉलम दो कॉलम दिए गए, एक जगह शहर का नाम दिया गया, एक जगह अत्यधिक पसंद का भोजन का नाम दिया गया, और आपका बोला गया कॉलम ए की कि जो भी आपके अलग अलग प्रकार के खाने की सामग्री है वो दूसरे से सही से मिलान करना है। ठीक है, चलिए तो मिलान करिए और बताइए अपना सही है। हांगकांग, केरला, कश्मीर और गोवा, ये चारों की चारों चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी अभी, टेंशन ना लीजिए, आराम से देख लीजिए और लगाने की कोशिश करिए सही आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि देखो छोले भटूरे की बात करी गई, किसकी? छोले भटूरे। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया था कहाँ की डिश है, पंजाब की, तो इसको तो आप हटा ही दो, क्या कर दो इसको फिनिश कर दो। अब देखो यहाँ पर बना लिखा है पका या फिर पकाया हुआ साग, साग कहाँ पर खाया जाता था? मैंने बताया था ली चेन जो खा रही थी कहाँ की? हांगकांग की। तो यहाँ से इसको ये मिलाइए, तो पहले का क्या हो गया? पांचवा, तो पहले का पांचवा देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये चौथा ऑप्शन तो खत्म, फिनिश। ठीक है, टाटा बाय बाय। अगला है केरल। केरल के राज्य क्या करते हैं? उबला हुआ किसी भी तरीके से टेपियों को खाते हैं, तो दूसरे का पहला यहाँ है, ये गलत और ये भी गलत। बस आगे आप देखिए मत, इसको टिक कर दीजिए। ऐसे में क्या बचेगा? आपका टाइम बचेगा। चारों को मिलान करने की जरूरत नहीं, केवल हमने 2 मिलान करे और 2 ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गए, एक ऑप्शन निकल गया, वो आपका बिल्कुल सही आंसर था। ऐसे क्या होगा? टाइम सेव होता है, इसलिए मैंने आपको बोला टाइम ज्यादा से ज्यादा बचाना है, कैसे भी बचाओ बस बचाना है। हमने केरल, कश्मीर, गोवा और कश्मीर की हमने अभी बात भी नहीं करी, आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, इसलिए जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया। देखो बाकी आंसर भी चेक कर रहे थे, सी का सेकंड सरसों के तेल में बनी हुई मछलियां, बिल्कुल ठीक है। गोवा में समुद्र के तले में नारियल के तेल में पकी मछलियां, बिल्कुल ठीक है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलो। आगे बोला है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है? लीजिए भाई, इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली पक्षी है, मरे हुए जीवों को खा लेता है और पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। अभी हमने बात करी थी इसके बारे में, कौन है इसका सही आंसर? अब कई बच्चे कहेंगे सर चील भी है, कौवा भी है, दोनों है, बिल्कुल दोस्त, लेकिन हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है? गिद्ध को कहती है, तो हम इसलिए गिद्ध को कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने लगाया ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। आंख बंद करिए, इस एग्जाम में जो एनसीईआरटी बोलता है वो करते हुए चलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिस बच्चे ने लगाया इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है? अभी हम बात कर रहे थे कि पेड़ों के तनों वर्टिकल यानी कठोर यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, यहीं पर क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। इतना ही क्वेश्चन थे आज की क्विज के अंदर। ठीक, अब चलिए मुझे ये सभी के सभी बच्चे बताइए कि इस 8 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि मुझे आप लोगों का फीडबैक मिल सके। और बाकी दोस्तों आज हमने क्या कर लिया, तो एनसीईआरटी का क्लास 3rd का चैप्टर नंबर 6, 7th और 8th आज हमने फिनिश कर लिया, आज हमने कवर कर लिया, जो कि किसके अंतर्गत आते थे। तो पहला आया था दोस्तों भोजन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, भोजन यानी कि फूड के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा किसके अंतर्गत आया था, किसके अंतर्गत आया था, दूसरा फैमिली के अंतर्गत, किसके अंतर्गत आया था, फैमिली के अंतर्गत। और तीसरा किसके अंतर्गत आया था दोस्तों, एनिमल के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमने आज 3 टॉपिक कंप्लीट करे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूं तीनों के तीनों टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे वो कहां से शुरुआत करेंगे, तो यहीं से ही एनसीईआरटी आज हमने क्या फिनिश कर लिया दोस्तों, चैप्टर नंबर 8 तक कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो एनसीईआरटी क्लास 3rd का ही चैप्टर नंबर 9 से शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि 8 तक तो हमने फिनिश कर लिया, 9 से शुरू करेंगे और जल्दी ऐसे करके हमारा एनसीईआरटी पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम 4th की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आज जितनी चीजें मैंने पढ़ाई, जितनी चीजें मैंने आपको समझाई अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। लेकिन साथ ही साथ में दोस्तों सेल्फ स्टडी कंटिन्यू रखना, सेल्फ स्टडी नहीं छोड़ना है। सबसे मूल मंत्र बड़ा है सफलता का